बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फिज़िक्स। हम लोग आज के लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डायनेमिक्स। अमूमन जो नाइन्थ में बच्चे प्रमोट होते हैं तो यही है कि एट्थ में पढ़ के ही आते हैं ये वाला चैप्टर डायनेमिक्स। तो इसमें आपने पहले भी ये सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो एट्थ में, लेकिन क्योंकि नाइन्थ में ये दोबारा एक तरह से रिवीजन हो रही है तो दोबारा तरीके से हम ये दोबारा एक थ्रू आउट सारा दोबारा चैप्टर पढ़ेंगे। तो डायनेमिक्स की जहाँ तक बात है, डायनेमिक्स में पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स कॉज, और डायनेमिक्स में सिर्फ फर्क क्या आता है, द स्टडी ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विथ इट्स कॉज। यानी कि जब आप हरकत के बारे में भी पढ़ें और उसकी वजह के बारे में भी पढ़ेंगे तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक्स कहते हैं। अब देखिए डायनेमिक्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा फोर्स है। फोर्स की डेफिनेशन होती है एन एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, टेंड्स टू रेस्ट अ बॉडी, यानी कि वो मुहर्रिक यानी वो ऐसी फोर्स, ऐसा एजेंट जो किसी बॉडी की हरकत को रोके, ठीक है, एक बॉडी हरकत कर रही हो उसको रोके या उसको हरकत में लाए, और स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, यानी कि किसी बॉडी को चलाए या चलाने में मदद दे या रोके या रोकने में मदद दे। दोनों सिनेरियो में ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ताकत, जिसको ताकत कहते हैं, कुव्वत कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहली बात कि ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है जी F=m में, इसको हम F से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है न्यूटन, n से डिनोट करते हैं, न्यूटन भी होता है, और इसको हम अगर यानी कि बेस यूनिट्स में हम इसका यूनिट लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था जब वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे हम, तो उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी थी। न्यूटन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या है, F=m में। अभी ये हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इसकी सारी डेरिवेशन है, ये मैंने लिखा भी है, इसको मैं सारे को इलेबरेट करूँगा अभी आपको। तो इसका फार्मूला होता है फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड इट्स एक्सेलरेशन। मैस और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम फोर्स कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और इसका यूनिट मीटर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा छोटा सा टॉपिक आता है वो आता है मोमेंटम। मोमेंटम इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, इसको हम न्यूटन सेकंड में भी डिनोट करते हैं, NS, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है बड़ा फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चन भी है यहाँ का, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हम ये कहते हैं कि सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अच्छा, एक चीज़
हमारी है कि इनर्शिया की बात मैंने की। इनर्शिया ये होती है कि किसी बॉडी की वो सलाहियत जो उसको अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहने ही दे। यानी अगर मेरे फर्ज एक जैसे ये बोर्ड है, इस ये अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो इसकी वो सलाहियत जो इसको अपनी रेस्ट पोजीशन पे मेंटेन करने में इसकी मदद करती है, वो कहलाता है इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन देखें, इसमें लिखा हुआ है इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अच्छा, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की जो स्टेट होती है किसी भी बॉडी की, तो वो उसको चेंज ना होने दे, वो जो उसकी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, तो उसको इनर्शिया कहते हैं। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा फुल फ्लैज है वो ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि न्यूटन कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडिंग नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कहता है अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही हो या अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पर हो, रुकी हुई हो, या यूनिफॉर्म मोशन में एक ही लाइन में ट्रैवल कर रही हो, तो वो अपनी इस स्टेट पर ही रहती रहेगी ताउम्र, हमेशा के लिए। यानी कि ताहश्र वो इसी हालत में रहेगी। अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है, रुकी हुई है, साकित है, तो वो साकित ही रहेगी ताहश्र, जब तक कि उसके ऊपर कोई बैरूनी क़ुव्वत असर ना करे, यानी कोई बैरूनी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे, नेट फोर्स एक्ट ना करे। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि देखें जैसे एक किताब है, वो एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि कोई शख्स उसके ऊपर आकर फोर्स नहीं लगाता। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही, लेकिन एक उसका अपना वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और उसके ऑपोजिट टेबल उस पर फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ जितना उसका वेट है, तो वो इस वजह से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पे कायम है, इसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। अगरचे ये कि कोई और शख्स, कोई बैरूनी क़ुव्वत आकर उस पर फोर्स ना लगाए और उसको अपनी स्टेट चेंज ना करने दे, यानी कि वो दूसरी फोर्स आएगी तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर देगी। अच्छा, ये सारा उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है न्यूटन का। अच्छा, उसके बाद न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो ये कहता है कि न्यूटन कहता है सेकंड लॉ में अपने कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कहता है जब एक बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट करे, इन द डायरेक्शन इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अच्छा, क्या होगा कि तो वो उसी फोर्स की डायरेक्शन में ही वो एक्सेलरेशन भी पैदा होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पैदा होगी। अच्छा, अब वो जो एक्सेलरेशन है, अब उसकी बात करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कहते हैं ये जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है ना, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी जो उस पर लगी है, लेकिन उसकी बॉडी के मैस के इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी। यानी जितना मैस बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, जितनी फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी। इस दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और मैस और एक्सेलरेशन के दरमियान इन्वर्स रिलेशन। अच्छा, ये बात भी होगी। कंबाइनिंग ये एक इक्वेशन है, प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन है ये भी और ये भी। अब क्या हुआ, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को आपने मिला लिया, कंबाइन कर लिया। क्या हुआ, एक साइड पे तो सिर्फ ए था, नहीं जी,
ए तो इस साइड पे आ गया, ए प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड को, राइट साइड को हमने क्या किया, फोर्स इंटू 1/m। तो फोर्स इंटू 1/m कितना हो गया, F/m, मीनिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अब ये वही रिलेशन शो कर रहा है ना कि ये एक्सेलरेशन, जितनी फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, मास बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन, जो ऊपर वाले दोनों हैं इसके नीचे 1 है ना, तो ये इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि इसके और इसके दरमियान इनवर्स रिलेशन। अब क्या हुआ कि मैंने फोर्स को F को इसी साइड पे रखा, M को मैंने दूसरी जगह ले जाकर मल्टीप्लाई करके, यहाँ डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट जितना बढ़ जाएगा उतना ही फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म कर दिया, किसमें, इक्वालिटी के साइन में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, रिमूविंग प्रोपोर्शनैलिटी साइन इनटू इक्वालिटी एंड पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया था, इक्वालिटी में लेकर आया था, तो क्या हुआ कि मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, किसको, के को लगाया। कहते हैं इन ऐसा यूनिट के इज इक्वल टू 1, ऐसा यूनिट में के की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, तो वो 1 के बराबर मैंने पुट की, देन इक्वेशन क्या बन गई, इसी जगह 1 लगाएंगे तो F इक्वल टू 1 इंटू एम में। अब जब m में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो F इज इक्वल टू MA, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और यहीं से इसको कहा जाता है कि ये इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। इसका यूनिट न्यूटन है, ठीक है। और न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करती है। कहता है गिव 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम। न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम बॉडी के ऊपर के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा करे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद एक दो छोटे सी बातें हैं, मास और वेट में फ़र्क क्या होता है। मास होती है एक चीज़ जिसको हम वजन कहते हैं, और एक होता है जिसको हम कहते हैं वेट। वेट कहते हैं वजन, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, मास में क्या फ़र्क है, मास जो है ना वो है स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है। वेट वो फोर्स है जो ज़मीन किसी बॉडी के ऊपर लगाए उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। किसी भी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही है, जितना उसका वेट है, ठीक है। और मास क्या होता है, मास होता है जी, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। इसमें कोई चेंज नहीं आता, देखें, मास में कोई चेंज नहीं आता, चाहे आप चांद में चले जाएं चाहे ज़मीन पर। अगर एक बॉडी का मास 2 किलोग्राम है ना, वजन, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कितना मैटर उसके अंदर मौजूद है, मादा कितना मौजूद है। अब बिलफर्ज ये वाइट बोर्ड है, इसका मास बिलफर्ज 5 kg है, ठीक है। ये ज़मीन पर भी 5 kg रहेगा, आसमान में स्पेस में भी चले जाएंगे तब भी 5 kg ही रहेगा, चेंज कोई नहीं आएगा इसमें। लेकिन वेट में चेंज आएगा। वेट यहाँ पर अगर ज़मीन पर उसका वेट जो है वो 10 kg है, और सॉरी 10 न्यूटन है, तो चांद पर जाकर कम हो जाएगा। वजह क्या है,
ग्रेविटी की मिकदार, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन पर ज़्यादा है और आसमान पर स्पेस में कम है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेट बेसिकली फोर्स ही है, बस फर्क क्या आता है इसमें, F इज इक्वल टू mg हो जाता है। देखें g की वैल्यू जो है ना, g की वैल्यू 10 है ज़मीन पर। अगर एक बॉडी का मास जो है वो 10 kg है और 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी है ज़मीन पर, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू 10 mg होता है फॉर्मूला, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 न्यूटन। लेकिन अगर आसमान पर चले जाएं तो वहाँ तो जो यानी जो हमारा चांद है वहाँ पर तो ग्रेविटी जो है वो 1.6 है। तो अगर मास 10 kg है तो 10 को आप मल्टीप्लाई करें 1.6 से, तो ये क्या हो गया, ये तो 16 kg हो गया। सॉरी मैंने kg लिख दिया है, 16 न्यूटन हो गया। ये क्या हो गया, यानी कि अगर एक बॉडी का वेट ज़मीन पर 100 न्यूटन है ना, तो चांद पर जाकर 100 न्यूटन ही रहेगा, वो जो उसका वेट है 16 न्यूटन हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी कम हुआ। तो ये दोनों में वाज़ेह फ़र्क है कि वेट और चीज़ है और मास और चीज़ है। इन सब की डेफिनेशन हैं, मास, वेट, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम। इसका फार्मूलाज भी याद करेंगे, यूनिट्स भी याद करेंगे, ठीक है। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैंने आपको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये सारा काम था आपका इस वीक का, साथ साथ काम करते जाइए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द स्कूल खुल जाएंगे, उम्मीद कर की जा सकती है, ना करें जल्द स्कूल खुल जाए, अच्छी खबर मिले क्लासेस के हवाले से। चलें, यहीं तक आज का काम था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।